पाठ 8 रुपया पैसा। अब पैसा हमेशा से तो था नहीं। एक जमाना था जब लोग जरूरत की चीजों की आपस में अदला बदली करते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय कहते थे, लेकिन इसमें कभी कभी दिक्कत भी आती थी। जैसे किसी के पास अनाज होता तो वह उसके बदले बर्तन या कपड़े या अन्य कोई जरूरत की वस्तु ले लेता, लेकिन कभी ऐसा भी होता कि अनाज के बदले ये चीजें नहीं मिलती, क्योंकि जिनके पास होती उन्हें अनाज नहीं कुछ और चाहिए होता। फिर भी कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे? 2 हाथ कपड़ा दूंगा। इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता है। पूरा 1 दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में। इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बुनने में। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में जरूरत की चीजें मिल जाएं और उसी वस्तु को लेन देन का माध्यम मान लें। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो अनाज लेन देन का माध्यम हो। अब यदि जुलाहे को कुम्हार से बर्तन चाहिए लेकिन कुम्हार को कपड़ा नहीं चाहिए, तो जुलाहा अनाज देकर बर्तन ले सकता है। कुम्हार को अनाज की जरूरत न भी हो तब भी वह अनाज ले लेगा, क्योंकि कुम्हार अनाज देकर कोई और वस्तु ले सकता है। गांवों में आज भी कई चीजें अनाज देकर ली जा सकती हैं। शायद तुम भी अपने दोस्तों से कुछ चीजें आपस में बदलते होगे, जैसे कॉमिक्स, कैसेट, डाक टिकट जैसी चीजें एक दूसरे से अदल बदल करते हैं। मेरे पास तो 3 ही टोकरी हैं। पिछले साल तो तुमने 1 गाय के बदले में 6 टोकरी अनाज दिया था। मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी तो केवल आधे गाय के बराबर ही है, पर गाय को आधा तो कर नहीं सकते। कुछ उपाय सोचते हैं। अनाज ही नहीं, गाय, कौड़ी, नमक, खास तरह के पत्थर आदि लेन देन के माध्यम रहे हैं। लेकिन अच्छा माध्यम वही वस्तु होगी जिसमें ये गुण हो। वस्तु कई दिनों तक रखी जा सकती हो, वह सड़ती गलती न हो, वह न तो बहुत अधिक मात्रा में मिलती हो न कम मात्रा में, उसे छोटे छोटे भागों में बांटा जा सकता हो, उसे लाने ले जाने में सहूलियत हो। सबसे मुख्य गुण यह कि सब उसे लेन देन का माध्यम माने। सोचो, क्या ऊपर बताई गई वस्तुएं लेन देन का अच्छा माध्यम रही होंगी? शायद नहीं। हाँ, धातुओं में ये सभी गुण हैं। इसीलिए लगभग 2500 साल पहले लोहे को लेन देन का माध्यम बनाया गया। आरंभ में लोहे से बनी चीजें, गुटके तथा सिक्कों का उपयोग किया गया। बाद में जब चांदी, सोने तथा तांबे की खोज हुई तो इन धातुओं ने लोहे की जगह ले ली। सिक्का यूं चला। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत चीन में हुई। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग अलग राजा थे। हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उसने रुपया नाम दिया। मुगल साम्राज्य में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का बना दाम चलता था। जब उत्तर भारत में मुगलों का राज था, तब दक्षिण भारत में अन्य शासक थे। वहां मुहर, रुपया और दाम नहीं चलते थे। उनकी मुद्राएं सोने के बने हुण और पणम थीं। जब व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो वे अपनी मुद्रा देकर उस राज्य की मुद्रा ले लेते। मुद्रा बदलने का काम सराफ, सोने चांदी के व्यापारी करते थे। इन सिक्कों की अपनी कीमत भी होती थी। चूंकि वे चांदी, सोने या तांबे के बने होते थे, तो जिस सिक्के में जितनी धातु होती उसी हिसाब से उसकी कीमत तय होती। पर आज जो सिक्के चलते हैं उनकी कीमत उनके मूल्य से बहुत कम होती है। हुंडी से रुपये तक। शहरों के विकास के साथ साथ व्यापार भी बढ़ा और दूर दूर तक फैला। व्यापारी जेवर, मसाले, कपड़े आदि जहाजों में भरकर दूसरे देशों को जाने लगे। साथ में उन्हें ढेर सारे सिक्के ले जाने या लाने पड़ते थे।
व्यापार केवल जहाजों से ही नहीं, सड़क मार्ग से भी होता था। ढेर सारे सिक्कों को कहीं भी लाना ले जाना दिक्कत का काम था। दूसरी तरफ चोर डाकुओं का डर भी बना ही रहता। सिक्कों की बड़ी मात्रा के बाहर चले जाने से राज्य में उनकी कमी हो जाती, या जो सिक्के बच जाते वे कम होने के कारण बार बार इस्तेमाल होते और अधिक हाथों से गुजरते। इससे सिक्के जल्दी घिस जाते थे। 9वीं शताब्दी में जब चीन में सिक्कों की कमी पड़ने लगी तो व्यापारियों ने एक नया उपाय खोज निकाला। वे जब शहर आते तो सराफों के पास अपने सिक्के जमा कर देते और उनसे इस जमा पूंजी की रसीद या हुंडी ले लेते। इन रसीदों के आधार पर वे व्यापार करते। इन रसीदों को चीनी भाषा में फैशियन यानी उड़ते हुए पैसे कहा जाता था। चीनी सरकार ने सोचा कि अगर रसीदों से व्यापार होता रहा तो कुछ ही दिनों में सोना, चांदी और तांबा चलन से हट जाएंगे। सरकार ने इसका एक हल निकाला। सरकार ने भी सिक्के जमा करने शुरू। सरकार सिक्के जमा करती और जमा करवाने वाले व्यक्ति के नाम रसीद जारी कर देती। पर चीन के सिचुआन प्रदेश के व्यापारी सरकार से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। सिचुआन में लोहे के सिक्के चलते थे। ये सिक्के भारी होते थे और इन्हें लाने ले जाने में खासी दिक्कत होती थी। इसलिए कुछ व्यापारियों ने तय किया कि वे सिक्के जमा करके उनकी रसीद जमा करवाने वाले व्यक्ति के नाम नहीं बल्कि धारक के नाम देंगे। धारक वह व्यक्ति होगा जिसके पास वह रसीद रहेगी और धारक रसीद का इस्तेमाल खरीद फरोख्त में कर सकेगा। सन 1021 में चीनी सरकार ने एक बैंक बनाया जो जमा करवाए गए सिक्कों के आधार पर रसीद देता था। अगले 2 सालों में ये नोट पूरे चीन में चलने लगे। धीरे धीरे चीनी सरकार ने और अधिक नोट छापे। एक समय ऐसा आया कि कुल प्रचलित सिक्कों से अधिक कीमत के नोट प्रचलन में आ गए। सन 1161 में हालत यह थी कि कुल सिक्कों की कीमत से 6 गुना अधिक कीमत के नोट प्रचलन में थे। ज्यों-ज्यों नोट छपते महंगाई त्यों-त्यों बढ़ती। महंगाई इस कदर बढ़ी कि वह वहां की सरकार के गिरने का एक कारण बन गई। सरकार गिरने के बाद नोटों का चलन रोक दिया गया। सन 1850 में दोबारा नोटों का चलन शुरू हुआ। तुम सोच रहे होगे कि भला महंगाई बढ़ने का नोट छापने से क्या संबंध है? संबंध है। आओ एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो प्रचलन में केवल 100 रुपये हैं। काम करने वाले 5 व्यक्ति 20-20 रुपये कमाते हैं और बाजार में बिक्री के लिए केवल 50 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु के दाम 2 रुपये हुए। अब यदि वस्तुएं 50 ही रहें और प्रचलन में 200 रुपये आ जाएं और कमाने वाले भी 10 हो जाएं, तो हर वस्तु का दाम 4 रुपये हो जाएगा, यानी वस्तु महंगी हो जाएगी। खैर, भारत में नोट का प्रचलन अंग्रेजी सरकार ने किया था। आज जो नोट हम देखते हैं वे सभी भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर तुमने किसी भी नोट को ध्यान से देखा हो तो सभी पर लिखा होता है, मैं धारक को रुपये देने का वचन देता हूँ, और इसके नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इस वचन से सरकार लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि इन नोटों के माध्यम से व्यापार चलेगा। इसका यह अर्थ भी है कि हर व्यक्ति को किसी भी चीज के बदले में ये नोट स्वीकार करने होंगे, अन्यथा सरकार कानूनी कार्यवाही कर सकती है। तुमने कभी न कभी यह मुहावरा जरूर सुना होगा, रुपये पेड़ पर नहीं फलते, या रुपयों का पेड़ नहीं लगा है। बात तो सही है। रुपये तो सरकार प्रेस में छापती है। वस्तुतः सरकारी खजाने में पड़े सोने की एक निश्चित मात्रा अनुसार नोट छापे जाते हैं। वास्तव में यह सरकार की अपनी नीतियों तथा जरूरतों पर निर्भर करता है कि वह कितने नोट जारी करे। उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि नोट जारी करने से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चीजों के दाम तो नहीं बढ़ेंगे, आदि आदि। अवमूल्यन क्या है? तुमने हाल ही में अखबारों में पढ़ा होगा कि नई सरकार ने रुपये का अवमूल्यन कर दिया है। किसी अन्य देश में व्यापार करने या अन्य किसी व्यय के लिए देशी मुद्रा के बदले संबंधित देश की मुद्रा लेनी होती है। जैसे $1 अमेरिकी मुद्रा पहले कभी 17 रुपये के बराबर था,
लेकिन अवमूल्यन से अब यह लगभग 83 रुपये के बराबर है। यानी अवमूल्यन का अर्थ है देशी मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य कम करना। डॉलर की तरह ही अन्य देशों की मुद्राएं भी महंगी हो गई हैं। हमारा रुपया कितने डॉलर या पौंड या अन्य मुद्रा के बराबर है, यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, माली हालत, उत्पादन और साख कैसी है। अर्थव्यवस्था पर अवमूल्यन से अच्छे बुरे दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं, पर मोटे रूप से जो फायदा दिखता है वह यह है कि इससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जबकि आयात में कमी आती है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि जितनी विदेशी मुद्रा देश में आती है उसकी तुलना में भुगतान कम करना होता है। अब एक आखिरी बात, कुछ साल पहले चिल्लर पैसों की कमी हो गई थी। तब चाय, पान, सब्जी वाले आदि छोटे दुकानदारों ने अपनी मुद्रा चलाई थी। हालांकि यह गैर कानूनी थी। वे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपनी दुकान की सील लगाकर 25-50 पैसे बनाकर चलाते थे और अपने लेन देन के काम में लाते थे। ऐसी गतिविधियों से हमें सावधान रहना चाहिए। लेखिका अंजलि नरोन्हा।